हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में कि एक कंपनी अपना बैलेंस शीट कैसे बनाती है। आप कह सकते हैं कि सर इसे अलग से सीखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमने 11th-12th में खूब बैलेंस शीट बनाए होते हैं। वेल देखिए, कंपनी जो बैलेंस शीट बनाती है ना, उसके लिए वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करती है। ऐसा भी टाइम था जब कंपनी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकती थी या वर्टिकल फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकती थी, लेकिन बाद में सिमिलैरिटी लाने के लिए अब केवल और केवल वर्टिकल फॉर्मेट ही चलता है, पहली बात। दूसरी, कंपनी की बैलेंस शीट में हेडिंग्स हुआ करते हैं और हेडिंग्स इसके बाद सब हेडिंग्स हुआ करते हैं। ओके, वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा दिखाऊंगा और उसके बाद किस हेडिंग के अंदर क्या जाता है उसको अपन कवर करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम आ जाएगा। बैलेंस शीट एज एट, जो भी बैलेंस शीट जिस भी तारीख की है 31 मार्च वगैरह, वो आ जाएगा। रियल लाइफ में आपको दो फिगर शो करने होते हैं, फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट पीरियड, आपका जो करंट रिपोर्टिंग पीरियड है, जैसे अप्रैल टू मार्च या दिसंबर जनवरी वाला, जनवरी दिसंबर, और यहाँ पे आपको दिखाना है पिछले साल का फिगर, यानी आपको करंट फिगर आगे रखने हैं और इससे पहले जो फिगर थे वो रखने हैं ताकि कंपैरिजन कर सको। आप यहाँ पे कैपिटल कितना था और अभी कैपिटल कितना है वो पता लग जाए। ओके, देखिए, जिसे आप लायबिलिटी साइड बोलते थे, आजकल उसे बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। ओके, देखिए, कंपनी के पास जो पैसा आएगा, या तो वो पैसा आएगा शेयर होल्डर से या वो पैसा आएगा आउटसाइडर से। जो पैसा कंपनी के पास शेयर होल्डर से आएगा उसे हम कहेंगे इक्विटी, या जो पैसा शेयर होल्डर्स का है उसे हम कहेंगे इक्विटी, और जो पैसा बाहर का है उसे हम या तो नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे और या उसे हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे। ये सब कैसे होगा, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट आपको आ जाएगा डेफिनेट। देखिए, सबसे पहले हिस्से में आपको दिखाना है शेयर होल्डर फंड। ये आपका पहला मेजर हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड। पहले हेडिंग्स बात कर लेते हैं। दूसरा है आपका हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मैं अभी सारे समझाऊंगा। तीसरा आपका हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी और आपका चौथा हेडिंग है करंट लायबिलिटी। इसके बाद असेट साइड होता है, उस पर थोड़ी देर बात नहीं करते क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा रह जाएगा। पहले हम आज के पोर्शन में लायबिलिटी साइड पे ही बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। शेयर होल्डर फंड, इसमें जो भी अमाउंट होंगे ना वो शेयर होल्डर से रिलेटेड होंगे। जैसे सबसे पहले लिखा है शेयर कैपिटल। आप जानते हो कि कंपनी या तो इक्विटी शेयर इशू करेगी या प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। तो जितना भी पैसा शेयर इशू करने से आया वो यहां लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने इक्विटी शेयर इशू किए 50 लाख रुपए के और प्रेफरेंस शेयर इशू किए 20 लाख रुपए के, तो टोटल आपने शेयर इशू किया 70 लाख रुपया। तो शेयर कैपिटल के सामने 70 लाख रुपया आएगा। इसके अंदर अभी बहुत सारे किंतु परंतु होने बाकी हैं, वो मैं बताऊंगा, बट शेयर कैपिटल जो भी होती है वो यहां आती है। कंप्लीट नहीं है, अभी बताना है। खैर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंपनी के पास जितने भी तरह के रिजर्व हैं, हम जानते हैं कि रिजर्व 3 तरह के होते हैं। एक रिजर्व जो रूटीन होते हैं उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। एक रिजर्व होते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट से बनते हैं, कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। और एक रिजर्व वो होते हैं जो हमें कानूनन बनाने पड़ते हैं, उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। जितना भी रिजर्व्स है, जितना भी प्रॉफिट है, वो सब यहां आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, मान लेते हैं 50 लाख रुपया। कहानी है, कहानी में तो कुछ भी हो सकता है। आगे है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, यूं याद कीजिए कि शेयर जब हम इशू करते हैं तो वो 2 फॉर्मेट में हो सकता है। या तो वो होगा शेयर सर्टिफिकेट या वो होगा शेयर वारंट। हम जो शेयर इशू करेंगे, ईदर इट्स अ शेयर सर्टिफिकेट और इट्स अ शेयर वारंट। शेयर वारंट जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, वो जिसके पास है वो उसे आगे पास ऑन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है।
शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोसीजर से होकर निकलना पड़ता है, यानी ये इजीली ट्रांसफ़र नहीं होता। वेल, कंपनी ने जैसे मान लो 10 लाख रुपया लिया, 10 लाख रुपए लिया और पब्लिक को बदले में शेयर वारंट अगर दिया तो जो पैसा हमें मिला वो यहाँ आएगा। कि सर हमें समझ नहीं आया। देखिए, यहाँ पे भी हमने लोगों से पैसा लिया है, यहाँ पे भी हमने लोगों से पैसा लिया है, लेकिन यहाँ पे हमने शेयर सर्टिफिकेट दिया है और यहाँ पे अपन ने शेयर वारंट दिया है और ये पैसा कंपनी ने कमाया है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा। ये पैसा कंपनी ने कमाया है और एंड ऑफ द डे ये कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपका दूसरा हेडिंग है। देखिए, सपोज कीजिए फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी 2020 चल रहा है। कंपनी ने एक इशू किया और हमें एप्लीकेशन मनी मिली। ठीक है, हमें लोगों से एप्लीकेशन मनी मिल रही है, लोगों से पैसा आ रहा है, लेकिन 31 मार्च तक ये फाइनल नहीं हुआ, ये फाइनल नहीं हुआ कि हम इनको शेयर अलॉट करेंगे या नहीं करेंगे। दैट इज, पब्लिक से हमें पैसा मिल गया, पब्लिक से हमें एप्लीकेशन मनी मिल गया, बट वी आर नॉट श्योर कि हम बदले में शेयर देंगे नहीं देंगे, उनका मनी रिफंड होगा कि शेयर इशू होगा, तो मामला पेंडिंग है। तो तब जाके अमाउंट आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सपोज करो 8 लाख रुपए हमें मिला है और हम अलॉटमेंट के बारे में भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं। आगे सुनते हैं। लायबिलिटीज़ के इसके बाद लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। देखिए, लायबिलिटीज़ 2 तरह की होती हैं। अगर जल्दी पेमेंट होना है तो इट्स अ करंट लायबिलिटी, और जल्दी पेमेंट नहीं होना है तो इट्स अ नॉन करंट लायबिलिटी। अब सर जल्दी का क्राइटेरिया क्या है? जल्दी का क्राइटेरिया है 12 महीना। अगर लायबिलिटी अगले 12 महीने में, लायबिलिटी को अगले 12 महीने में निपटाना है, इट्स अ करंट लायबिलिटी, और अगर 12 महीने के बाद निपटाना है तो नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, इसे याद रखने का मैं आपको थोड़ा ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक तो क्या आप खुद भी बना सकते थे। देखो, ऊपर लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो नीचे लिखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ऊपर लिखा है अदर लॉन्ग टर्म, सॉरी, एक लिखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ऊपर लिखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो नीचे लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ऊपर लिखा है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो नीचे लिखा है अदर करंट लायबिलिटी। इससे आप थोड़ा ट्रिक बना लीजिए कि ऊपर लॉन्ग टर्म वर्ड है और नीचे आपका शॉर्ट टर्म वर्ड है उससे। ओके सर, हमें समझ नहीं आया, एक एक बात करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अगर हमने कुछ भी पैसा बोरो किया, जैसे हमने डिबेंचर इशू किए, या हमने बॉन्ड्स इशू किए, या हमने पब्लिक से डिपॉजिट लिए, तो ये सारा का सारा बोरोइंग्स है, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। सपोज करो हमने 70 लाख रुपया ले रखा है। वेल, DTL का मतलब रहता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कई बार क्या होता है बेटा, आपका जो इनकम टैक्स बनता है वो बनता है करंट में तो कम, और आपको लगता है कि कुछ टैक्स फ्यूचर में देना पड़ेगा। वेल, ये थोड़ा मुश्किल है। मैं अभी आपको ये समझा सकता हूं कि कुछ टैक्स जो आपको अभी देना है वो तो आपका बनेगा करंट लायबिलिटी, और कुछ टैक्स आपको लगता है कि फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ऐसा क्यों होता है? प्रॉफिट एज पर द इनकम टैक्स या प्रॉफिट एज पर द अकाउंट्स अलग अलग क्यों होते हैं, उस पर मैं बीच में आपको बता दूंगा। अभी के लिए सपोज कीजिए मुझे लगता है कि 90,000 रुपया मेरा टैक्स बनना चाहिए, 90,000 मेरा टैक्स बनना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 70,000 रुपया ही डिमांड बनती है, तो 20,000 मुझे फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो इस वाली लायबिलिटी को कहेंगे डेफर टैक्स लायबिलिटी। ओके, टफ आइटम है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो बोरोइंग्स में नहीं आती या और कहीं नहीं आती, जो आइटम कहीं नहीं आएगा वो अदर में आएगा, जो आइटम कहीं नहीं आएगा वो लायबिलिटी अदर में आएगी। मान लो 20 लाख रुपए।
इसके अलावा है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। जैसे सपोज कीजिए आपका एम्प्लॉई है, वो आपको पता है कि रिटायर होंगे, भाई कभी ना कभी तो एम्प्लॉयज़ आपके पास से रिटायर होंगे, और तब आपको उनकी पेंशन की व्यवस्था करनी है या उनके लिए ग्रेच्युटी की व्यवस्था करनी है। तो उनको पेंशन के नाम पे जो देना है या ग्रेच्युटी के नाम पे देना है वो आपको बाद में देना है। और क्या होता है कि इसका अमाउंट भी अनसर्टेन होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से तय होती हैं और गवर्नमेंट रूल्स बदलते रहते हैं। तो आपको पैसा देना है, दैट इज़ श्योर, एम्प्लॉय रिटायर हो गया, दैट इज़ श्योर, लेकिन अमाउंट को लेके आप अनसर्टेन है, तो फिर आप प्रोविज़न बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। सपोज कर लीजिए 10 लाख रुपया। ओके वेल, जब अपन एक प्रैक्टिस लगाएंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी हो सकता है कि कम समझ आ रहा हो, बट थोड़ा थोड़ा मैं ट्राई तो कर ही रहा हूँ। इसी तरह से अगर आपने उधार लिया है टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए, तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है बैंक ओवरड्राफ्ट। हम बैंक से जो ओवरड्राफ्ट लेते हैं वो एक तरह से हम शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते हैं। तो सपोज कीजिए 5 लाख रुपए है, तो उसे हम नाम देंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसी तरह से क्रेडिटर को जो पैसा देना है या बीपी पे जो पैसा देना है, क्रेडिटर्स को और बीपी का जो पैसा देना है उसे हम ट्रेड पेबल में रखेंगे। ओके, इसी तरह से और कोई लायबिलिटी है जिसे आप बोरोइंग में या पेबल्स में नहीं रख सकते, पर आपको 12 महीने के अंदर देनी है। सपोज करो 2 लाख रुपए ऐसा है, तो उसे आप अदर करंट लायबिलिटी में रखेंगे। और लास्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जैसे हमें टैक्स देना है या कोई और फिगर है जिसके लिए प्रोविजन करना ज़रूरी है, तो जितने भी प्रोविजन है जो अगले 12 महीने में आपको पे करने पड़ सकते हैं, तो आप उसके लिए करेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कि सर हमें याद कैसे होगा? देखिए, ये जो साइड होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें हमें पैसा देना ही होता है। अब कंपनी पैसा किसको देगी? या तो कंपनी पैसा लौटाएगी शेयर होल्डर्स को। अगर शेयर होल्डर्स को लौटाएगी तो उसे कहेंगे इक्विटी, और अगर कंपनी बाहर के लोगों को पैसा लौटाएगी तो उसे कहेंगे लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगेन, पैसा आप कब चुकाओगे? या तो 12 महीने के अंदर, बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर, इट विल बी नोन एज करंट लायबिलिटी। बट अगर पेमेंट होना है 12 महीने के बाद, देन इट विल बी नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। इसे अब आप यूँ याद कर लीजिए, आपको थोड़ा बचकाना सा लगेगा, लेकिन आप इसे यूँ याद कर लीजिए कि ये जो साइड है ना, ये एक दादाजी हैं और इन दादाजी के 4 बच्चे हैं। एक दादाजी हैं, उनके 4 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है शेयर होल्डर फंड, दूसरे बच्चे का नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरे बच्चे का नाम है नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथे बच्चे का नाम है करंट लायबिलिटी। तो एक दादाजी, उनकी 4 संतानें हैं, और इन संतानों की भी संतानें हैं। जैसे इनका पहला बेटा है, इनके 3 बच्चे हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये दूसरा बच्चा है, इसका ब्याह अभी बाकी है, तो अलॉटमेंट पेंडिंग है। तीसरा बच्चा है, उसके 4 बच्चे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसको लेकिन आप इस जोड़े से याद करना है, इधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इधर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो नीचे अदर करंट लायबिलिटी, ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इन दोनों में एक एक आइटम अलग है। इधर तो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और इधर है ट्रेड पेबल। तो 2-3 बार आप बैलेंस शीट प्रैक्टिस करेंगे, बिना देखा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अभी पहले हिस्से में अपने लायबिलिटी साइड पे बात की, दूसरे हिस्से में मैं आपको असेट साइड पे बात समझाऊंगा। ओके, अब हम बात करेंगे असेट साइड की। जैसे लायबिलिटी साइड चल रही है, इसी तरह नीचे तक आपका असेट साइड चलेगा। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, तो मैंने थोड़ा बैलेंस शीट यहाँ पे और थोड़ा बैलेंस शीट यहाँ पे बनाया है। वेल, असेट में बेसिकली ये 2 तरह के असेट होते हैं। या तो असेट करंट असेट्स होगा, अगर अगले 12 महीने में हमें पैसा मिल जाएगा, इफ़ वी आर गोइंग टू रिसीव अमाउंट इन नेक्स्ट 12 मंथ। अगर पैसा हमें 12 महीने में मिलना है तो ये करंट असेट्स है, और बाय द वे अगले 12 महीने में नहीं मिलना है तो नॉन करंट असेट्स है। चलिए थोड़ी इनसे जान पहचान कर लेते हैं।
नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये जो है इसे बोलते हैं हेडिंग, और आगे ये जो लिखा है इसे बोलते हैं सब हेडिंग। जैसे फिक्स्ड असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर टैक्स असेट, मैं अभी डेफर टैक्स लायबिलिटी और असेट दोनों बताऊंगा आपको, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है सर, ओके। पहले बात कर लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे। देखिए फिक्स्ड एसेट, इससे हम बहुत पुराने वाकिफ हैं, प्लांट, फर्नीचर, कार, कंप्यूटर, जो सब दिखाई देता है। टेंजिबल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस नहीं दिखाई देते। इंटेंजिबल, अगर कोई असेट है जो बन रही है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, जैसे कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए आप कोई मॉल है, कोई मॉल बनवा रहे हैं, उसको बनने में समय लगता है, तो कोई भी बिल्डिंग अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसे हम नाम देंगे कैपिटल, WIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कि कोई बिल्डिंग वगैरह प्रोजेक्ट चल रहा है। और अगर इसी तरह से अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे या किसी इनटेंजिबल असेट पे काम कर रहे हैं, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई, काम चालू है, तो उसे लिखेंगे इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी चार है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। वेल देखिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास सरप्लस पैसा है तो जब तक हम उसे खपाएं, यूज़ करें, तब तक हम उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो हम बैलेंस शीट पे देखेंगे, बैलेंस शीट के दिन पे देखेंगे कि हम उसे अगले 12 महीने में सेल करने वाले हैं या नहीं। अगर हम बैलेंस शीट के बाद अगले 12 महीने में उसे सेल करने वाले हैं तो उसे हम कहेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। और अगर हमारा अगले 12 महीने में बेचने का इरादा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन, अगर हमारा अगले 12 महीने में बेचने का इरादा नहीं है तो हम उसे नाम देंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यू कैन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहां पे आ जाएगा नाम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ये दोनों बातें एक साथ ही आपको समझ में आएंगी। जैसे सपोज कीजिए कि हमने अकाउंट्स बनाए और अकाउंट्स के हिसाब से हमारी इनकम है 20 लाख रुपए, ठीक है, और इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इनकम है 18 लाख रुपए। मान लेते हैं कि 30% टैक्स होता है, तो 18 लाख पर टैक्स बनेगा 5,40,000 रुपए, और अकाउंट्स के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा 6 लाख रुपए। गौर कीजिएगा, हमारे अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स कितना है, 6 लाख, और इनकम टैक्स वालों कितना मांग रहे हैं, 5,40,000 रुपए। तो 5,40,000 हमें अभी देना पड़ेगा और 60,000 रुपए हम बाद में देंगे। 5,40,000 हम अभी देंगे और 60,000 हम बाद में देंगे। तो इसे हम नाम देंगे डेफर टैक्स लायबिलिटी, डेफर टैक्स लायबिलिटी, DTL। ओके, पहले मैं इसको स्किप करना चाहता था पर मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि सपोज करो आपकी अकाउंट्स में जो इनकम है वो 15 लाख है, तो 15 लाख का टैक्स बनेगा 30%, यानी 4.5 लाख। अब गवर्नमेंट ने आपको कहा कि 5,40,000 जमा कराओ, और आपने गवर्नमेंट को जमा करा भी दिया, तो भी आप ये सोच रहे हैं कि 90,000 हमने एक्स्ट्रा जमा कराया है, तो वो है डेफर टैक्स असेट। ओके, अगर हमें लगता है कि हमने टैक्स कम जमा कराया है और हमें टैक्स जमा कराना पड़ेगा, तो बनेगा डेफर टैक्स लायबिलिटी। और अगर हमको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही टैक्स हमसे ले लिया गया है, यानी हमने एक तरह से फ्यूचर के लिए टैक्स जमा करा दिया है, तो हम उसे नाम देंगे डेफर टैक्स असेट्स। अब आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि इनकम टैक्स के प्रॉफिट्स और अकाउंट्स के प्रॉफिट क्या अलग अलग होते हैं? तो हाँ, सच में अलग अलग होते हैं। हम जो अकाउंट्स में 11th-12th में अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें प्रॉफिट निकालने का तरीका अलग होता है, और इनकम टैक्स जब आप फाइनल ईयर में पढ़ेंगे, बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ेंगे, तब आप समझेंगे कि वहाँ पे कई एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें अलाउ किया जाता है, कुछ को अलाउ नहीं किया जाता, बहुत तरह का प्लस माइनस चलता है। दैट्स वाई प्रॉफिट फॉर द इनकम टैक्स पर्पज अलग हो जाते हैं। ओके, इसको वीडियो को आप 2-4 मिनट वापस रिवाइंड करके वापस सुनिएगा, थोड़ा आपको समझ आएगा। आने वाले वीडियोज़ में एक आध बार और बताऊँगा।
चलिए आ जाइए। तो डेफर टैक्स एसेट या डेफर टैक्स लायबिलिटी जो भी पोजीशन हो उसको आपको दिखाना रहता है। लायबिलिटी है तो उधर, एसेट है तो उधर। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। वेल सपोज कीजिए कि हमने एडवांस जमा कराया है, कहाँ पे? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। सपोज जब हम लाइट का कनेक्शन लेने गए तो उन्होंने कहा कि आपको 2 लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा। अब ये 2 लाख रुपए मैंने एडवांस जमा कराया और मेरी फैक्ट्री के लिए मुझे कनेक्शन चाहिए था, और अब ये 2 लाख रुपए वापस अभी नहीं आएगा। आप समझिए कि जब मैं कभी कनेक्शन हटवाऊंगा तो ये 2 लाख रुपए मेरा वापस मिलेगा। तो ये लंबे समय के लिए जाके फंस गया। तो लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस यानी ऐसे लोन जो हमने किसी को लंबे समय के लिए दिए हैं, या ऐसे एडवांसेस जो हमने किसी को लंबे टाइम के लिए दिए हैं। वेल अदर नॉन करेंट एसेट्स, कोई अगर एसेट ऐसा है जो अगले 12 महीने में जिसका पैसा नहीं आएगा और जिसे आप फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट या लोन एडवांस में कैटेगराइज नहीं कर सकते, बाय द वे कोई एसेट आ जाए तो उसे हम नाम देंगे अदर नॉन करंट एसेट। आ जाइए। इसके बाद आता है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में 5 आइटम्स है, 6 इनफैक्ट। करंट इन्वेस्टमेंट, अच्छा इसे भी आप याद कीजिए। देखिए यहां पे है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और यहां पे है करंट इन्वेस्टमेंट, और इनफैक्ट ये वाला टुकड़ा जो है ना वो यही होता है, इसके नीचे होता, थोड़ा स्पेस कम है। यहां पे है लॉन्ग टर्म एडवांसेस, तो यहां पे है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। यहां पे है अदर नॉन करंट एसेट्स, तो यहां पे है अदर करंट एसेट। तो 3 आइटम तो आप जोड़े से याद कर लेना। इसके अलावा होता है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सिंपल है। इन्वेंट्री, आपके पास जो रॉ मटेरियल होता है, जो वर्क इन प्रोसेस होता है, जो फिनिश गुड्स होता है, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स होते हैं, और जो लूज टूल होता है, ये पांचों आपके इन्वेंट्री में आएंगे। रिपीट, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स, ये सब आते हैं आपके इन्वेंट्री सेक्शन में। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स से जो पैसा मिलने वाला है और बीआर से जो पैसा मिलने वाला है, डेटर्स और बीआर से मिलने वाला पैसा इधर जाएगा। कि सर पीबीडी का क्या करेंगे? पीबीडी को आप यहां दिखाएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। पीबीडी जो होता है उसे हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो अगर आपके पास कैश इन हैंड है, हाथ में पैसा है, बैंक में पैसा है, आपके हाथ में अगर कोई चेक या ड्राफ्ट है, चेक या ड्राफ्ट है जो आपने अभी जमा नहीं कराया है, और लिक्विड इन्वेस्टमेंट, लिक्विड में मैं कहूंगा हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ऐसी जगह आपने इन्वेस्ट किया है जहां उसे आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं आप बात बता दूं आपको, जो कैश और बैंक बैलेंस होता है उसे तो हम कैश की कैटेगरी में रखते हैं, और जो कैश इक्विवेलेंट होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं रोकड़ तुल्य, रोकड़ तुल्य मतलब रोकड़ के जैसे, इस रोकड़ के जैसे का सेंस होता है हाईली लिक्विडेबल इन्वेस्टमेंट, रेडिली कन्वर्टेबल इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी रिस्क, बिना किसी जोखिम के, जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वाले। अगर हमने किसी को टेम्पररी एडवांस दिया है, जैसे एडवांस टू सप्लायर्स, सपोज करो हमने माल मंगाने के लिए एडवांस दे रखा है, तो वो शॉर्ट टर्म एडवांसेस में आएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में आएगा। इसके अलावा कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हो या कोई अक्रूड इनकम हो या कोई और असेट जिसे आप कहीं और कैटेगराइज नहीं कर पा रहे, उसे आप अदर करंट एसेट में रखेंगे। ओके, तो हम असेट साइड की तरफ क्या समझे कि ब्रॉड वे में असेट 2 तरह के हैं, नॉन करंट और करंट। 12 महीने के अंदर जो आ जाएंगे, या एक वर्ड होता है ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो पैसे आ जाएंगे वो होते हैं करंट एसेट्स, और जो करंट नहीं है वो सब है नॉन करंट। यहां समझो हमारे 2 बेटे हैं, एक नॉन करंट और एक करंट। वेल ये वाला जो बेटा है इसकी 5 औलादें हैं, ठीक है। ये बैलेंस शीट आपको 2-3 बार हाथ से बनानी पड़ेगी, 1-2 बार तो आप सुनिए, 2-3 बार हाथ से बनाइए तब जाके याद होती है। ये मेजर हेडिंग होती है, इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स, ये नाम है। फिर यहाँ से आप, यहाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस है तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स है तो यहाँ पे करंट एसेट्स।
इसके अलावा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वेल, पहले आप ये बैलेंस शीट का मोटा मोटा हेडिंग और सब हेडिंग सीखिए। मैं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ आइटम्स लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि ये आइटम है, फलाना आइटम है, वो किस हेड में जाएगी। इस तरह से अपन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ठीक है, अगर वीडियो ठीक लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। आपको लगता है कि वीडियो काम का है, किसी और के काम आ सकता है, तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।